नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। लगभग सभी देश इस महामारी के चलते तमाम आर्थिक सामाजिक संकट भी झेल रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। यहां हजारों नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई। स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में नई चुनौतियों से निपटने के लिए इस वक्त सभी को एकजुटता की दरकार है। इस दौर में कोरोना वायरस से निपटने के साथ ही अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़े करने की चुनौती सबके सामने मुंह बाएं खड़ी है। यह सच है, कोरोना की वजह से भारत के सामने अनगिनत चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं, लेकिन यह भी सच है, भारत के दृढ़ संकल्प और प्रयासों के सामने कोरोना की चुनौतियां बौनी भी साबित होती जा रही हैं। संकट के इस दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक कदम आगे आते हुए समाज और अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इसके लिए वो कई तरह से कदम भी उठा रहे हैं। हमारे खास कार्यक्रम आइकॉन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम आपको ऐसी कुछ हस्तियों से रूबरू करवा रहे हैं। आइकॉन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच पर आज हमारे साथ ऐसे खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर पर सामाजिक कार्य किए। अपनी संस्था के माध्यम से वो लगातार प्रयासरत है कोरोना काल की चुनौतियों से निपटने के लिए। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं एलएनसीटी यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी डॉक्टर अनुपम चौकसे जी, और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी जी। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और हमारे साथ मोयरा ग्रुप के एमडी पवन सिंघानिया जी भी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। पवन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं और सबसे पहला सवाल पवन जी मेरा आपसे ही है। इस दूसरी लहर के दौरान कई तरह की चुनौतियां सामाजिक रूप से और भी कई तरीके से जनता के ऊपर आई, लेकिन संस्थाएं अपने स्तर पर काम भी कर रही हैं, सामाजिक भागीदारी भी निभा रही हैं। आपकी सफलता का मंत्र क्या रहा इस कोरोना काल में, ताकि व्यवस्थित रूप से काम भी चलता रहे, आपूर्ति भी होते रहे सरिया की, और आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सेलर्स हैं या शॉप्स हैं, उनसे जुड़े लोग तमाम तरह से विश्वास और अपनापन का जो गुरु मंत्र आप देते हैं वो कायम रहे? सर नमस्कार। सर देवांश सर, जो कोरोना काल का जो दूसरा दौर आया वो बहुत ही भयानक रहा। मेरे ख्याल से पूरी भारत के लिए ये दौर बहुत कठिन परिस्थिति से जुड़ा, जिसमें सबसे बड़ी जो परेशानी हम लोगों ने देखी वो थी ऑक्सीजन की भारी कमी। मोयरा ग्रुप ने इसमें बहुत शानदार काम करने का प्रयास किया। सबसे पहला प्रयास जो यहाँ के लोकल प्रशासन ने जो 500 बेड का बिस्तरों का अस्पताल शुरू करने के लिए प्रयास किया, तो उसके लिए जो ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता थी उसमें मोयरा परिवार ने पहले दिन ही हमारे चेयरमैन साहब ने प्रशासन को बताया कि आपको जो सहयोग चाहिए हम पूरा सहयोग देने को तैयार हैं, और उन्होंने हम लोगों ने उसमें सहयोग दिया। दूसरा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो हमारी तरफ से एक जो रिक्वायरमेंट थी, पीथमपुर में एक बड़ा प्लांट काफ़ी समय से बंद था और उसमें काफ़ी टेक्निकल हेल्प की जो सहायता थी और कुछ छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की जो सहायता थी, वो मोयरा परिवार के जो हमारे टेक्निकल लोग थे उन लोगों ने लगातार उसमें प्रयास करके उसको बहुत जल्दी चालू किया, और जिसकी वजह से इंदौर की अस्पतालों में बहुत जल्दी ऑक्सीजन की आपूर्ति हो पाई। और तीसरा जो कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने जो करने का प्रयास किया कोरोना काल में, जहां पे हमारी औद्योगिक इकाई को लगातार लगभग 150 से 200 सिलेंडर प्रतिदिन की आवश्यकता होती थी, हमने कुछ उत्पादन कम किया और कुछ हमने काम ऐसे बंद कर दिए जो अनावश्यक थे। अनावश्यक बोलूंगा या जो बिल्कुल गैर जरूर मतलब एकदम जरूरी नहीं थे, उन सारी एक्टिविटी को बंद करके हमने हमारी खपत को जो है 150 से 200 सिलेंडर से कम करके उसको 10 सिलेंडर पे ला पाए, ताकि जो हमारे यहाँ पे अस्पताल उनको अधिक से अधिक सिलेंडर की ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता हो सके। सर ये हमारी तरफ से पूरे प्रयास किए गए। सर नहीं सर, वाकई में ये एक सराहनीय पहल है, सराहनीय कदम है, और आपके माध्यम से जो बातें पहुंचती हैं और भी संस्थाओं को, चाहे व्यावसायिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्हें एक संदेश जाता है किस तरह से वो भी इस सामाजिक भागीदारी में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अब बात करते हैं जजपाल सिंह जज्जी से। जज्जी जी, मेरा सवाल आपसे 2021 को लेकर है, लेकिन मैं जिक्र करना चाहूंगा 2018 का भी और 2020 का भी। बेहद दो महत्वपूर्ण साल थे जब दोनों बार जनता ने आप पर विश्वास जताया। 2021 में जनता को जरूरत थी अपने जनप्रतिनिधियों की कि वो भी मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। आपने किस तरह से मदद की लोगों की? मैं दरअसल में लगातार पूरा टाइम हॉस्पिटल में रहा
एक तरह से मैंने हॉस्पिटल को अपना घर बनाया। लगभग 12 से 18 घंटे लगातार मैं हॉस्पिटल में रहा। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी कि ऐसे माहौल में हम जानते हैं कि छोटी जगह, जिला मेरा अशोकनगर छोटी जगह है, कि जब किसी के परिजन डेथ होती है तो अक्सर ये डॉक्टर इस बात को लेकर डरते हैं कि कहीं वो वहाँ पे इतनी सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं रहती कि उसके परिजन तो ये एकदम से ये स्वीकार नहीं करते कि उनको कहीं ना कहीं आरोप डॉक्टरों पे लगते हैं कि ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया ये। और जबकि ये महामारी ऐसी थी कि डॉक्टर जो कर सकते थे वो कर ही रहे थे। तो लगातार मैं वहाँ बना रहा, तो उससे डॉक्टरों ने हमेशा इस बात का उनमें एक इच्छा शक्ति, उनकी विल पावर उनकी रही मजबूत। उन्होंने पूरा आखिरी तक हर पेशेंट को, और मेरे यहाँ से बहुत कम पेशेंट जो हमने रेफर करे जो बिल्कुल जब उनके परिजनों ने कहा कि नहीं हम लोगों को नहीं, तो होता ये था कि डॉक्टर जरा उनको लगा कि रिस्की है या इनकी जीवन खतरा हो सकता तो बाहर रेफर करते थे। लेकिन मेरे यहाँ वो सब, तो उसके लिए डॉक्टर साहब का ये कहना था आप खड़े इसलिए हमको इतना है। दूसरा, जब ऑक्सीजन की, जैसा अभी साहब कह रहे थे कि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत थी, तो पूरे देश के साथ, प्रदेश के साथ मेरे जिले में भी उतनी किल्लत थी। तो लगातार वहाँ पे रह के, और जब जरूरत लग रही थी तो तत्काल हम, हमारे क्षेत्रीय सांसद हैं श्रीमती सिंधिया जी, हम लगातार उनसे बात कर रहे थे। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी से बात कर रहा था मैं खुद। और जब भी ऐसा लगता था कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है तो तत्काल उन दोनों का उन लोगों ने हमारी इतनी मदद की, रात को 2-2 बजे हमने उनको फोन लगाया, उन्होंने तत्काल फोन को अटेंड किया। और हमने जब कहा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कई बार ऐसे मौके आए कि डॉक्टर्स एकदम से, पूरा हॉस्पिटल प्रबंधन, सारा जिला प्रशासन घबरा रहा था कि अब 2 से 4 घंटे के अंदर यदि ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो हमारे यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसे में या तो माननीय मुख्यमंत्री या तो श्रीमती सिंधिया जी ने तत्काल हमारी मदद की, और कभी सागर से, कभी भोपाल से, कभी ग्वालियर से, कभी गुना से हमें ऑक्सीजन की तत्काल मदद कराई और वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाई, जिसकी वजह से हम अपने बहुत लोगों की जान बचा पाए। और दूसरा, समाज सेवी संस्थाएं जितनी शहर की थी, यदि किसी भी चीज़ की जरूरत लगी, जैसा कि ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे सिलेंडरों की बहुत कमी थी, तो सिलेंडर पूरे में, आप भी जान रहे थे, पूरे प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में प्रयास किया हमने, तो मिल नहीं रहे थे। तो व्यक्तिगत रूप से हमने प्रयास करके किसी छोटी छोटी शॉप्स होते हैं शहर में, या कई इंडस्ट्रीज जिनके पास खुद 2 सिलेंडर हैं, 4 हैं, 3 हैं, तो जब आह्वान किया तो सारे लोग स्वेच्छा से सबने वहां दिए। खरीदने की बात आई तो खुद ने अपने कंट्रीब्यूशन से, मैंने खुद ने भी अपनी तरफ से सिलेंडर खरीदे, और भी जो सामग्री की जरूरत लगी सब हमने उस समय ये नहीं देखा कि सरकार करे या प्रक्रिया अपनाई जाए, तत्काल जो हो रहा हमने मदद की और बहुत लोगों की जान बचा पाई। जजपाल सिंह जजी जी, मैं यही उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आप सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, हर जनप्रतिनिधि जनता के बीच पहुंचे, और खासकर कोरोना काल के दौरान जिस संकट का सामना जनता को करना पड़ा, अब जरूरत है कि जनप्रतिनिधि और बढ़ चढ़कर समाज के बीच, अपने लोगों के बीच रहें और मदद के हाथ इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप एक नजीर भी हैं और जनप्रतिनिधियों को एक संदेश भी दे रहे हैं। डॉक्टर अनुपम चौकसे जी, अब सवाल मेरा आपसे है। सर, एजुकेशन सिस्टम इस कोरोना काल में पूरी तरह बदल चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है। व्यवस्थाएं पुराने स्वरूप में, प्रारूप में कब आएंगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में बतौर सेक्रेटरी LNCT यूनिवर्सिटी, आप आने वाले वक्त में छात्र और छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं? क्योंकि अब सवाल सिर्फ एजुकेशन देने का नहीं है, और भी कई मनोवैज्ञानिक पहलू हैं छात्र और छात्राओं के भविष्य से जुड़े हुए, जिन पर अब काम करना बेहद जरूरी हो गया है। जी, कंटिन्यूशन ऑफ एजुकेशन जो है वो सबसे ज़रूरी पहलू था, क्योंकि लगभग 1.5 साल से क्लासेस भी नहीं लग रही। और दूसरा, हमारे साथ क्या है कि हमारे पास मेडिकल कॉलेज भी है, जिसके भी छात्र जो थे वो पढ़ाई से ज़्यादा हमको कोरोना पेशेंट्स के केयर के लिए उनको उपयोग करना पड़ा। उनकी जो हॉस्पिटल में सर्विसेज थी, तो दोनों ही तरफ से, इंजीनियरिंग में भी, और तो हमारे संस्थान ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, कम से कम हमने उनके किसी भी सेमेस्टर में ब्रेक नहीं होने दिया, उनकी पढ़ाई चालू रखी। प्लेसमेंट्स में जितना सहयोग हमारा प्लेसमेंट सेल कर सकता था उसने किया, और जान के सबको खुशी होगी कि हमारा प्लेसमेंट जो है वो पिछले सालों से ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा ऑनलाइन मोड में अच्छा बिना प्रेशर के कर पाए, क्योंकि कॉलेज में आके प्रेशर रहता। साथ ही मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स थे, नर्सिंग है, मेडिकल है और आयुर्वेदिक है, उनके छात्रों को भी हमने ऑनलाइन क्लासेस, थोड़ा सा वो छात्र कंप्यूटर सेवी नहीं होते तब भी हमने अपनी तरफ से उनको, टीचर्स भी कम रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवा के ऑनलाइन एजुकेशन को कंटिन्यू किया। साथ ही
आगे की एजुकेशन के बारे में भी प्लान किया कि क्योंकि अब लग रहा है कि लगभग साल 1.5 साल ऐसे ही चलेगा, ऑनलाइन क्लासेस पे ज़्यादा। सर वैक्सीनेशन को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं बच्चे, क्योंकि अब छात्र छात्राओं का वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो सर जैसे सबने बताया कि 18 से ऊपर कंपलसरी है, तो हमने भी अभी जैसे खुलने की बारी आई तो हमने सारे छात्रों को, और जो छात्र कैंपस में थे, पीजीज थे, इंटर्न्स थे जो 18 से ऊपर के एज के थे, उनके तो हमने सबका वैक्सीनेशन कर ही दिया था। ठीक है। जो छात्र उस लिस्ट में नहीं आते थे उनको भी हमने एडवाइजरी इशू कर दी है कि भाई आने से पहले या जब भी आपको जहाँ मौका लगे सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाएं और दोनों डोज अपना जितनी जल्दी हो सके अपना कवर कर लें ताकि आप कोरोना से बच सकें। ठीक है। पवन सिंघानिया जी, मैं आपके ग्रुप मोयरा ग्रुप की बात करूंगा। आपके कर्मचारी हों, इंजीनियर्स हों, वक्त वक्त पर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जो भी साइंटिफिकली चेंज आ रहे हैं निर्माण के लिहाज से वो जानकारी उन्हें मिलती रहे। अब इन बदली हुई परिस्थितियों में आपका ग्रुप क्या कर रहा है? सामाजिक तौर पर तो हमने जाना, लेकिन अपने कर्मचारियों के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो भी तो अपने आप में एक परिवार है आपका, और उस परिवार के भरण पोषण से लेकर तमाम तरह की और भी कई ऐसी बातें निकलकर सामने आई इस कोरोना काल में, जब संस्थाओं ने और अपनी भागीदारी निभाई और कर्मचारियों का जो कॉन्फिडेंस है वो और बूस्टअप हुआ काम करने के लिए भी। देवयान सर, मतलब ये हमारे लिए कोरोना काल बहुत सारा लर्निंग लेके आया है, और हमने, हालांकि हम लोग पहले भी ऑनलाइन थोड़ी बहुत क्लासेस वगैरह किया करते थे, कुछ मीटिंग्स हुआ करती थी, लेकिन बहुत उनकी मात्रा मैं बोलूँगा 5% भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन कोरोना काल से इमीडिएटली हम लोग उस पर शिफ्ट हो गए, और सारी मीटिंग्स में पिछले 1.25 साल में मेरे ख्याल से फैक्ट्री और ऑफिस अगर सारी ड्यूटी मिलाऊं तो आउट ऑफ जो 400 450 दिन होता है उसमें से मैं मुश्किल से 30-40 दिन 50 दिन गया हूँगा। तो सारी मीटिंग्स मेरी ऑनलाइन होती है। हमारी पूरी कंपनी की जब भी कोरोना काल की तीव्रता रही तो हमने सारी मीटिंग्स को ऑनलाइन कर दिया, कंपल्सरीली ऑनलाइन कर दिया था, और अभी भी काफ़ी सारी मीटिंग्स हमारी ऑनलाइन ही हो रही है। और लर्निंग की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, हमारी कंपनी में लर्निंग कल्चर इतना ज़बरदस्त है सर, हम लगातार पिछले 2014 से मैं बताऊंगा कि लगातार 2 से 3 करोड़ रुपए सिर्फ जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे सीनियर मैनेजर्स हैं, उन सब की लर्निंग पे हम लोग लगातार 2 से 3 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च करते हैं सर। जजपाल सिंह जज्जी जी, दूसरी लहर पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन पूरी दुनिया जानती है, भारत भी ये जानता है कि तीसरी लहर की आशंका लगातार बरकरार है। अब ऐसे में क्या जनता के जागरूक होने के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है कि वो अपने क्षेत्र में लगातार मॉनिटरिंग करने के साथ साथ जागरूकता बढ़ाएं, लोगों को सचेत रखें, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान जो तस्वीरें हमने देखी थी वो बहुत भयावह थी, डराने वाली थी। फिर ऐसा कभी ना हो, यही उम्मीद, यही दुआ हर देशवासी कर रहा है। बिल्कुल, जैसा कि अभी जो हमने देखा है तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि अब हमें ऐसा ना देखना पड़े। लेकिन ये समय चूंकि जनप्रतिनिधि, मैं समझता चाहे डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ या हॉस्पिटल में जो भी कर्मचारी इस समय काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जिस मेहनत से और लगन से मेरे यहाँ काम किया है, और मैं समझता हूँ ये समय इस बात का नहीं है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, कोई डॉक्टर है या कोई जैसे अभी कोई मेडिकल कॉलेज चला रहा है, कोई संस्थाएं चला रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये समय मैं समझता हूँ कि एक इंसानियत के सामने ऐसा आया था कि हमको ये साबित करने का समय था कि क्या हमारे देश में, दुनिया में इंसानियत है या नहीं, जिंदा है अभी। तो ये समय इंसानियत की परीक्षा की घड़ी थी, और उसमें मैं समझता हूँ उन सारे लोगों ने जबरदस्त काम किया है। और अब चूंकि जैसा तीसरी लहर की बात है, तो मैं मेरी आशंका की जहाँ तक बात है, जैसे कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर में बच्चों को प्रभावित कर सकती है, तो मेरे शहर में मैंने जी, ठीक है, आप लगातार काम कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक रहें। डॉक्टर अनुपम चौकसे, अब मेरा सवाल आपसे है। सर, तीसरी लहर की आशंका तो बरकरार है ही, शंका भी है, और इसी के मद्देनजर सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। यूनिवर्सिटीज के सामने आने वाले दिनों में और क्या क्या चैलेंजेस हैं जिनसे निपटने के लिए वो अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं? यूनिवर्सिटीज़ के लिए साहब एजुकेशन के अलावा फैकल्टी को रिटेन करके रखना, क्योंकि अब फैकल्टी भी प्रेशर में है और जो बच्चे हैं वो भी प्रेशर में हैं कि अब क्योंकि साल दर साल, अगर एक साल तो ठीक है चल गया, दूसरा साल भी अगर ऐसे ही जाएगा तो उनके जो लर्निंग प्रोसेस है, प्रैक्टिकल है, वो कैसे होंगे, अब उस पर विचार करना पड़ेगा। ऑनलाइन एजुकेशन कितनी जल्दी हम अपना सकते हैं,
हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन को जो टाइम में था 4 साल था, उसको घटा के 6 महीने में तैयारी करनी पड़ी। अब उसको स्ट्रेंथनिंग का टाइम है, सुदृढ़ करने का टाइम है, और कैसे हम अगर तीसरी लहर आती है तो हमसे कैसे लड़ें, उसमें अपने मानसिक और संतुलन को कैसे बना के रखें, कैसे इस प्रेशर से बाहर आएँ। क्योंकि सेकंड लेयर में जैसे सभी कह रहे हैं कि सबके घर में कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी हुई, कुछ हुआ। थर्ड लेयर में ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कैसे दूर रहा जा सके, उसी के लिए यूनिवर्सिटीज़ को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ जज्जी जी फिर से जुड़ गए हैं। जज्जी जी, आप अपनी बात जारी रखें। हम जनप्रतिनिधियों की बात कर रहे थे, और जो ये संस्थाएं हैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई, जैसे मोयरा ग्रुप है, ये संस्थाएं भी अपनी तरफ से सामाजिक भागीदारी निभा रही हैं। जब मुश्किल की घड़ी आई थी, इन्होंने भी अपनी तरफ से जो मदद हो सकी, संभव हो सका, वो किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी अब जनप्रतिनिधियों पर होगी? इस विषय पर अपनी बात आप जारी रखें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो अभी बात कर रहा था कि जनप्रतिनिधि, चूंकि जनता ज्यादा उम्मीदें रखती है जनप्रतिनिधि से, तो उसकी जवाबदारी बढ़ जाती है। लेकिन इसमें मैं अपने शहर की बात करूं तो जो छोटी छोटी संस्थाएं, जो छोटे छोटे सोशल वर्क के ग्रुप बना रखे थे लोगों ने, सामाजिक संगठन, जबरदस्त तरीके से उन्होंने मदद की। और तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए लगातार हॉस्पिटल में जिन चीजों की आवश्यकता हमको लग रहा है कि अगर तीसरी लहर आती है तो हमें किन किन चीजों की कमी जो महसूस हो रही थी या होगी, तो वो सबके लिए लगातार हम लोग कर रहे हैं और सारी संस्थाएं प्रयास कर रही है। मैंने कहा जैसा कि ये समय इस चीज का तो है ही नहीं कि मैं जनप्रतिनिधि या दूसरा कोई संगठन, सभी लोग जो उनकी क्षमता है, अगर मैं एमएलए, मेरी जो क्षमता है, मुझे उस क्षमता का भरपूर उपयोग इस समय करना चाहिए। और इसी तरह हर आदमी को ऐसी संकट की घड़ी में निश्चित रूप से अपना जो बेस्ट दे सकता है वो देने का समय है ये। और सब लोगों से, अन्य जनप्रतिनिधि भी, मैं समझता हूँ जो हर व्यक्ति अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, और सब लोगों ने इसमें मदद की। और इस मौके पे आपके माध्यम से हमारे श्रीमंत सिंधिया जी और शिवराज सिंह जी का जरूर बेहद आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हमारे अशोकनगर में कई ऐसे मौके आए जब ये लग रहा था 4 घंटे कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने भरपूर मदद की और हम सब लोग सुरक्षित संकट से निकले हैं। हालांकि बहुत लोगों की जानों को नहीं बचा पाए, लेकिन प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं आई। बिल्कुल, आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, और इसीलिए आप समाज के वो आइकॉन्स हैं जो सभी के लिए नजीर पेश कर रहे हैं। पवन सिंघानिया जी, अगर आपकी बात करूं, आपकी कंपनी की बात करूं, आपका स्लोगन है हर नींव की धड़कन। भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं, और हम आपको आज आइकॉन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच से सम्मानित करना चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं बेहतर भविष्य के लिए आप लगातार और भी इनिशिएटिव्स लगातार लेते रहें, और उन इनिशिएटिव से समाज का भी भला हो, आपकी भागीदारी लगातार इसी तरह से बढ़ते रहे। तो वहीं जजपाल सिंह जज्जी जी, आप भी जिस तरह सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, मैदान में लगातार डटे हुए हैं, उसके लिए आपको भी हम शुभकामनाएं देते हैं और सम्मानित करते हैं इस मंच से। और डॉक्टर अनुपम चौकसे, हम आपको भी सम्मानित करते हैं इस मंच से। आप भी बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जो फैसले ले रहे हैं, आने वाले दिनों में इसी तरह से लगातार प्रयासरत रहें। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।